स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात वर्धनित और तन्य होते हैं। देखिए यहाँ पर जो धातु में हम गुण पढ़ते हैं उसमें पहले गुण होता है कि धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, साथ ही आघात वर्धनी होती है और तन्य हो जाती है। तो ये सभी गुण किस में पाए जाते हैं, धातु यानी धात्विक में। ठीक है, धात्विक ठोसों में। चलिए पहला उत्तर हो जाएगा, ठोस एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है, तो ये सहसंयोजक ठोस कहलाता है। इसकी परिभाषा ही होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए क्या उपयोगी है, तो मोल अंश उपयोगी होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस अयस्क को फेन प्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है। ठीक है, तो गैलेना होता है, इसको फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। सांद्रित की मेथड होती है। फिर बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ कौन सी, Fe2O3 अशुद्धि है बॉक्साइट में। इसके बाद है, धातु कर्म प्रक्रमों में निस्थापित अयस्कों को कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकता है, किसके द्वारा, कैलामाइन द्वारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वह तत्व जो अपरूपता प्रदर्शित करता है, तो वो क्या है, नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह संक्रमण तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, आर्गन के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम उसके इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस में, उसके साथ ही उसका जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 होती है। तो यहाँ पर लगभग कितना हो जाएगा, 26। मतलब आर्गन का होता है 18, उसमें +3 करूँगे 21। उसके बाद यहाँ पर 3d5 है तो उसमें +5 करूँगी, यानी कितना 26 निकलेगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पे आपका आंसर कितना आएगा, 26। फिर रिक्त स्थान है, सोडियम क्लोराइड इन NaCl में मैंने बताया था आपको समन्वय संख्या NaCl CaCl दोनों की आती है। NaCl ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इस पर भी मैंने टिक करवाया था। तो सोडियम क्रिस्टल जो होता है उसमें Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। समन्वय संख्या जो उसके आसपास आयन उपस्थित होते हैं इनकी जो कितनी है नंबर इनकी, उसको कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक घनत्व कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कांच क्या है, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच एक अतिशीतित। ठीक है, इसको हम कहते हैं अतिशीतित। ये आपका होगा, कौन सी द्रव के इसमें पूछे तब अतिशीतित यहाँ पर आता है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। किसमिस का फूलना, जो हम यदि थोड़ा सा पानी में रखें किसमिस बहुत फूल जाती है, परासरण के कारण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। इसके कारण हमने बहुत पहले इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा। हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में चूने का पत्थर का कार्य गालक कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है लोहे के निष्कर्षण की प्रक्रिया, इसमें जो होती है पूरी प्रक्रिया, इसको गालक प्रक्रिया कहा जाता है। इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे धातुगात्री में होता है, फिर गलन में होता है, फिर गालक। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये आता है, तो यहाँ पर गालक उत्तर होगा। अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। जो अलग अलग अवांछित पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं इसमें या होते हैं मिले हुए मिश्रित, उनको गैंग कहते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना का सांद्रण हेबेयर विधि से किया जाता है। ये विधि आप सभी जानते होंगे, इसका चित्र भी बनाने आता था पहले, आपको क्लास 11th में आ चुका है। ठीक है, अभी 12th में उतना नहीं है आपको डीपली। फिर पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS2 NP 1 to 6। मतलब NS में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और NP में 6 हो सकते हैं। अधिकतम 6 संख्या है, फिर वो 3 4 5 मैक्सिमम हो सकती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है, ये पार्ट 1 से भी है और पूरे जितने आपको चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, जैसे चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 16 हो गया, और वो भी जितने चैप्टर है उनमें से है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंतः केंद्रित घनीय जालक, जिसका मिलान होगा CaCl यानी सीजियम क्लोराइड से। फ्रेंकल दोष किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड में। फिर है एंटीफ्रीज, यहाँ पर है तो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है जो एंटीफ्रीज होता है। जिंक अयस्क है कैलामाइन, लोहा अयस्क है हेमेटाइट यानी Fe2O3 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये लोहा अयस्क का मतलब आयरन से, लोहे से, तो Fe इसका संकेत होता है। इसके बाद क्या है, Cu+ है जो कि रंगीन आयन देते हैं, Cu+, कॉपर यहाँ पर है, क्यूप्रिक, और Fe+2 ये कैसे होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाथ से गैस हम नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, यानी N2O को कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए इसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है SiC यानी यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड, यहाँ पर आपको पूछा गया। ठीक है, किस प्रकार का ठोस है सिलिकॉन कार्बाइड, तो यह कैसा एक सहसंयोजक बंधन बनाता है सिलिकॉन और कार्बन के बीच में। ये बहुत कठोर भी होता है और गलनांक कैसा होता है, इसका उच्च होता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ इतना उत्तर लिखना है, यह एक सहसंयोजक ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में इसके आपको आंसर लिखना है। PPM की परिभाषा लिखिए, या PPM क्या होता है, किसे दर्शाता है।
तो उत्तर होगा किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो उसे पीपीएम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 10 लाख भार है और विलेय के पदार्थ का भार, ठीक है, इनके भागों की संख्या ही पीपीएम कहलाती है। तो यहाँ पर पार्ट्स प्रति मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है पीपीएम का। ठीक है, दोनों ही पी कैपिटल होते हैं परंतु एम स्मॉल होता है क्योंकि पार्ट्स प्रति मिलियन होता है इसका अंतर, 10 की घात 6 का ही होता है इसका मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। 60 की दोष के आपको उदाहरण पूछना है या 60 की दोष क्या होता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में अनेक स्थानों से लुप्त हो जाने के कारण निर्मित हो, रिक्त स्थानों के कारण उत्पन्न दोष ये क्या कहलाता है? 60 की दोष। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl हो जाएंगे, KCl हो जाएंगे, KBr हो जाएंगे यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएंगे और पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? तो धातु कर्म पदार्थ विज्ञान और पदार्थ अभियांत्रिकी का एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत धातु, उनसे बनी मिश्र धातुओं और अंतर्धात्विक यौगिकी के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये धातु कर्म की परिभाषा हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। के बाद डोपिंग किसे कहते हैं? तो डोपिंग होती है शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में विशेष विधि से अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है डोपिंग। कोई भी अशुद्धि मिलाना यहाँ पर डोपिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपको गालक पदार्थ की परिभाषा पूछा जाता है। गालक क्या होता है? तो गालक के प्रदालक फ्लक्स जो रासायनिक सफाई के लिए, प्रवाह को सुगम बनाने के लिए, शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। एक ही उपयोग में फ्लक्स कई तरह के कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए गंधराल का उपयोग टाका लगाने के लिए किया जाता है। तो गालक क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आधुनिक परिभाषा की यदि हम ले तो वे तत्व जिनमें परमाणु अवस्था में या उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में DF उपकोष आंशिक रूप से भरे जाए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आपको परिभाषा पूछी जाती है, जैसा मैंने डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता आपको याद करवाई थी वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो जिंक है यहाँ पर परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है? मतलब परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आयन में बाह्य कोश में इसकी 4s जो होते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है? 3D उपकोष पूर्ण भरी स्थिति में आ जाता है। मतलब यहाँ पर पहले अयुग्मित होता है परंतु इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है तो वो युग्मित हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके थे, इस क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे वीडियोस के लिए त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इनके सॉल्यूशंस भी आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिससे आपको सॉल्यूशंस के लिए परेशान ना होना पड़े। अपनी कॉपी में आपके पास नोट्स भी तैयार नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स प्रोवाइड, जिनके पास में नोट्स नहीं हो पाए, ठीक है, तो उनको मैं नोट्स भी प्रोवाइड यहाँ पर कर रही हूँ, जिससे क्या हो, उनके सारे आंसर्स कंप्लीट हो सके, साथ ही सॉल्यूशंस भी अच्छे से मिल सके। तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए जितनी हेल्प हो सके उतनी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दे। आप समझ गए इतना सारा सॉल्यूशंस को बनाने में और कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में, जैसे 2009 से लेकर बात करें तब से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन से इनको तैयार करना है आपको। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? तो ये पार्ट 1 में है, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़वाया था केमिस्ट्री का, उसमें बता दिया था क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय इनमें से बनते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई और विन्यास निश्चित ज्यामिति में रहते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na2SO4, CaCl2, आयोडीन, NH4Cl, क्वार्ट्ज, SiO2, KNO3, इतने सारे एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे तो 3 या 4 मैक्सिमम कर लीजिए। इतने आप कर लेंगे तो भी याद है, ठीक है। 2 अंक में तो आता है तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हेनरी का नियम, ये मैंने बहुत अच्छे समझाया था और बताया था। हेनरी का नियम पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक भी करवाया था और इसको अलग से समझाया भी था। तो हेनरी के नियम के टाइम मैंने बताया था, हेनरी का नियम याद करना है आपको, उदाहरण भली ना करो। हेनरी का नियम 2 अंक में आएगा, तो 2 अंक के लिए हेनरी का पूरा नियम लिख लीजिए। जैसे गैसों की द्रव्यमय विलेयता पर दाब का प्रभाव दर्शाने के लिए अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि विलायक की इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान तथा साम्य दाब P हो तो ये बनेगा आपका समीकरण। M समानुपाती होगा P के, यानी M बराबर हो जाएगा किसके? Kp के, जहां पर T कैसा स्थिर है, और जहां KH बराबर से क्या हो जाएगा, जो हम KH यहाँ पर ले रहे हैं, एक नियतांक लगता है जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जो कि हेनरी नियतांक होता है, ठीक है। इतना उत्तर आपको लिखना है।
इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, कॉपर और लोहा। कॉपर यानी क्या होता है, तांबा, जिसको हम Cu से दर्शाते हैं। तो यदि एग्जाम में Cu आ जाए, कॉपर आ जाए, तांबा आ जाए, इस प्रकार से संकेत आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉपर यानी Cu, लोहा यानी Fe। तो कॉपर और लोहे के दो दो अयस्क के उदाहरण आपको पूछे जाएंगे, या तीन तीन अयस्क। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कैसे लिखोगे। तो अयस्क के सूत्र भी याद करना है, सूत्र नहीं छोड़ना है, बहुत सबसे ज्यादा तो सूत्र ही महत्वपूर्ण है। कॉपर पायराइड्स, ठीक है, तो CuFeS2 ये होता है इसका संकेत। कॉपर ग्लास, ये कॉपर ग्लास का संकेत Cu2S होता है, ठीक है। यहाँ पर है क्यू पराइट, तो Cu2O होता है। ये तो हो गए कॉपर के। अब लोहे के भी याद कर लीजिए। तो लोहे के याद करने के लिए आपको फटाफट से याद हो जाएंगे हेमेटाइट, जो कि बहुत फेमस है, मैग्नेटाइट, ये भी Fe3O4, आयरन पायराइट्स FeS2, ठीक है। ये दोनों संकेत याद करना है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों, ठीक है। उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीकारक होते हैं। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सर्वाधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। चलिए, जो यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये इसको पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे धातु दे देंगे, जर्डन दे देंगे, कॉपर दे देंगे, ये अंतरकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका आपको उदाहरण सहित देना है, ठीक है। इस्पात, ढलवा, लोहा, जो भी इनके उदाहरण है, इनमें आपको बताना है। तो संक्रमण धातु अनेक अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं। इनके जालकों के रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के अधातु परमाणु, जैसे जिंक में, ठीक है, इनमें कार्बन परमाणु जैसे उपस्थित होते, कुछ अधातु परमाणु प्रवेश कर लेते हैं। प्रवेश करके क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं, जिन्हें अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। इन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता घट जाती है, परंतु तनन शक्ति बढ़ जाती है। इस्पात तथा ढलवा लोहा के अंतरकाशीय स्थानों में कार्बन की उपस्थिति के कारण कठोर हो जाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके जालकों के रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के धातु परमाणु यौगिक होते हैं। ये आपको लिखना होता है, ठीक है। इतना आपको आंसर कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर संक्रमण तत्वों में संकुल जो बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, या संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों, कारण स्पष्ट कर जी, ये आता है कारण स्पष्ट करने के अंतर्गत। तो उत्तर होगा संक्रमण तत्वों के धनायन उदासीन अणु जैसे NH3, H2O आदि एनायन, जैसे यहाँ पर साइनो है, क्लोरो है, नाइट्रो है, इनके संकेत है। इनको आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं नॉर्मल में। आदि से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर संकुल बना लेते। संकुल बनाने की संक्रमण तत्वों की क्षमता इनके निम्न गुणों के विशेष गुणों के कारण होती है। तो यदि इतना नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार बहुत छोटा है होता है, जिससे उन पर उच्च धनावेश घनत्व रहता है। इसके कारण इन तत्वों के धनायन सरलता से लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। या फिर और भी है, आप इनमें से कोई एक पॉइंट याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा, इनको आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी। यानी संकुल बनाने की उनकी प्रवृत्ति को आपको बताना है। इसी कारण बनाते, क्योंकि इनके धनायन उदासीन जो होते हैं अणुओं से युग्म कर लेते हैं, संकुल बना लेते हैं, इसी कारण ये संकुल बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी 2 अंक का ही आएगा आपको। वैसे तो सिर्फ राउल्ट के नियम का कथन लिखना है। क्या होता है राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलायक के, यहाँ कॉमा लगाएंगे, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। इतना नियम लिखना है, प्रूफ करने नहीं आया है, ठीक है। याद रखिए, आपको सिर्फ नियम लिखने आएगा, तो नियम को यहाँ पर लिखना है, इतना। इसके बाद ज्यादातर 2 अंक का क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग 3-4 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, मैक्सिमम लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इस साल भी आपको आ सकता है। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, यानी उसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है। उत्कृष्ट गैसों के यहाँ वर्ग 18 की बात कर रहे हैं, समूह 18, ठीक है। तो इसमें आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, क्यों, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण इनकी आयनन विभव उच्च होते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। देखिए, परमाणु क्रमांक हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा, इस प्रकार से होते जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश कम होने के कारण आयनन विभव घटने लगता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है केवल एक, तो इसको नाभिक का प्रभाव बहुत पास में, फिर ये थोड़ा और हम परमाणु बढ़ाएंगे तो इसका नाभिक का आवेश क्या होता जाएगा, दूर दूर होता जाएगा। लास्ट वाले सर्कल में तो सबसे कम हो जाएगा, इसी कारण इनका नाभिक का जो आवेश है वो घटने लगेगा, लेकिन इनका आकार तो बढ़ते जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया चित्र से। चलिए आगे देखते हैं। फिंकलस्टीन अभिक्रिया आती है, ठीक है। फिंकलस्टाइन, फिंकलस्टीन सब एक ही अभिक्रिया है, इसमें कई बार नाम चेंजेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आपको अभिक्रिया होती है, दूसरी नहीं होती है, और इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। तो इसमें क्या होता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए। आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी सभी विषयों की अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके पास भी नोट्स नहीं बने होंगे या उन्हें स्कूल में अभी उनके कंप्लीट नहीं होंगे सिलेबस, तो उनको भी मिल जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छे से और उनके भी नंबर अच्छे आ सके। साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दीजिए जल्दी से।
चलिए देखते हैं। तो उत्तर होगा इस विधि में भी एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन होता है। ठीक है, इस विधि में ना लिख के सीधे क्या लिखेंगे, फिंकलस्टीन अभिक्रिया में एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन होता है। यह विधि एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि अन्य विधियों द्वारा आर आई, यानी यहाँ पर आर क्या है एल्किल और यहाँ पर आई क्या है हैलाइड समूह से, हैलोजन समूह से आती है। जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आप जानते होंगे तत्व है। ठीक है, सभी जानते हैं। तो ये इस कठिनाई से बनता है। चलिए एग्जाम्पल भी आ जाएगा इसमें, आर यानी यहाँ पर एल्किल जो है क्लोराइड, फिर प्लस सोडियम आयोडाइड और यहाँ पर उपस्थिति में CH3CO CH3 की, तो क्या बनेगा Ri बनेगा, यानी यहाँ पर आर जाके संयुक्त हो जाएगा हेलोजन परिवार के साथ और NaCl यानी क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम आर की जगह पे C2H5 एथिल ले लें तो एथिल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड मिलकर क्या बनाएंगे, एथिल आयोडाइड बनाएंगे और सोडियम क्लोराइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली अभिक्रिया क्या है, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा डिपली में ना पढ़े, क्योंकि जो 16 चैप्टर है आपका उसमें से जो कार्बनिक रसायन वगैरह से आपको आते हैं कृत्रिम वगैरह, उसमें तो सिर्फ क्या होते हैं मधुरक, इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर तो छोटी सी परिभाषा याद कर लेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। ठीक है, क्या होते हैं, स्यूक्रोज यानी चीनी सर्वाधिक उपप्रयोग में लाए जाने वाला मधुरक है, किंतु इसके प्रयोग से ग्रहण की जाने वाली कैलोरी के मान में वृद्धि हो जाती है, जो प्राय हानिकारक होती है। प्राकृतिक मधुरक के स्थान पर कृत्रिम मधुरक प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका कैलोरी मान बहुत ही कम होता है। कृत्रिम मधुरक, इतनी परिभाषा यदि नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से लिखिए। ठीक है, कृत्रिम मधुरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करने में प्रयुक्त होते हैं। कुछ कृत्रिम मधुरक एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रोलोस, एलिटम आदि है। या फिर आप चाहते हैं आपको पूरे अच्छे से नंबर चाहिए तो इतना आपको पैराग्राफ नोट कर लेना। ठीक है, या फिर एक एक नाम यहाँ पर दिए जैसे एस्पार्टेम, इनकी डिटेलिंग नहीं करना है आपको, ज्यादा अंक में नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है और बहुत सारा पेपर आपको हल करना होता है। तो ज्यादा कोशिश करें, जितना हो सके आपसे उतना याद हो सके। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। ज्यादातर अंतर है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे S1 S2 अभिक्रिया में अंतर हो गया, साबुन अपमार्जक में अंतर हो गया, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर हो गया, और धनात्मक अपमार्जक, ऋणात्मक अपमार्जक, इतने बहुत अंतर आपको बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो अंतर तो पढ़ के जाना ही जाना है। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में लगभग 3 अंतर आपको आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 4 बता देती हूँ, जो आपको याद हो जाए वो कर लीजिए। सबसे पहले आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है आदर्श विलयन में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप इसको लंबा कर सकते हो, देखिए कुछ ऐसा लगता है हमें कि नंबर कम हो रहा है, ऐसा तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। आदर्श विलयन में आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है, जबकि अनादर्श विलयन में आसवन द्वारा केवल एक शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है द्रव। ठीक है, द्रव एक शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, ऐसा बना सकते हैं अपने मन से, थोड़ी कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा समझने की। आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करता है, जबकि राउल्ट नियम से विचलन दर्शाते हैं, इसका परफेक्ट रूप से पालन नहीं करता है। विलयन का आयतन अवयव के आयतन के योग के बराबर होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, योग के बराबर नहीं। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ये प्रमुख अंतर हो जाएगा। आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए जैसा मैं बता रही थी आपको अंतर बहुत आएंगे, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर भी आपको आएंगे। जैसे कि यहाँ पर तुलना कीजिएगा पूछा गया है, तो गुण के आधार पर भी आप इसमें अंतर लिख सकते हैं, चाहे तो 3 प्रमुख या 4 प्रमुख अंतर याद कर लीजिए, जितने हो। एक ज्यादा अंतर रहेगा तो कोई भी गड़बड़ होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो परिभाषा के रूप में पहला अंतर है, लेंथेनाम के बाद आने वाले तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। ठीक है, और एक्टेनियम के बाद आने वाले तत्व एक्टेनाइड कहलाते हैं। विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, जबकि एक्टेनाइड में क्या होता है, विभेदी इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ये आपको नोट करना है, इतना हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइड सामान्यतः धन 3 के अतिरिक्त धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इतना ज्यादा ना करके धन 3 और धन 4 और ऑक्सीकरण अवस्था, बस इतना सा पॉइंट याद होगा तो एग्जाम में बन जाएगा। धन 3 और धन 4 कौन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेंथेनाइड। फिर ये क्या करते हैं, धन 3 के अतिरिक्त धन 6 भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना। आयन का रंग, यदि रंग तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, रंगहीन होते हैं। और ये कैसे होते हैं, रंगहीन मतलब इनमें रंग नहीं होता है। चलिए अगला अंतर है संकुल का निर्माण। तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति इनमें कम होती है, जबकि इनमें अधिक होती है। तो ये मैं कुछ ज्यादा अंतर आपको बता दी है, ताकि आप इनमें से छोटे छोटे छाट कर जो पसंद हो वो अंतर याद कर लीजिए, लेकिन ऐसा याद करिए कि समझ में आ जाए और आप वहां पर अच्छे से लिख सके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही हो वीडियो के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको त्रैमासिक परीक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मैक्सिमम पूछ जाएंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को बने रहना है और साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करना है वीडियोस को। चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाओं के समीकरण। ठीक है,
इनमें हेलोजनीकरण इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। एल्किलीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 3 ही तैयार कीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो समीकरण आते हैं केवल इनके, आपको इनकी डिटेलिंग नहीं करना होता है। तो समीकरण यहाँ पर हेलोजनीकरण का आपको दिया गया है, तो ये पूरा हेलोजनीकरण का समीकरण हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हेलोजनीकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो ये समीकरण पूरा इसी प्रकार से तैयार करोगे, ठीक है। इसके बाद तीसरे में आपको यहाँ पर जो दिया गया है, तीसरा यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, कौन सी अभिक्रिया है, सल्फोनीकरण, यानी सल्फर की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, इसमें पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो और पैरा बनते हैं, इसमें याद रखना है, इसमें भी ऑर्थोपेरा बनते हैं लेकिन क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनते हैं। इसमें ऑर्थोपेरा बनेंगे लेकिन डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों में ऑर्थोपेरा बन रहे हैं, परंतु ये अभिक्रिया है जो इसमें किस प्रकार से सल्फर नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें होती है। तो 3 ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तीनों महत्वपूर्ण है, एल्किलीकरण पूछी जाती है कई बार, परंतु उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो कई बार तीनों को आप रिस्क ले सकते हैं, तीनों को पढ़ने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपको बनेगा, एंटासिड पे छोटा सा आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, औषधि जिसको हम कहते हैं, वो आपको लिखना है। तो ये आपको लास्ट चैप्टर में मिलेगा। वे पदार्थ जो आमाशय में उत्पन्न हुए अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि एंटासिड का कार्य करते हैं। आजकल रेनेटिडिन का भी उपयोग किया जाता है। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद और दूसरा जो आपको दिया जाएगा वो औषधि देखते हैं। बाद है एंटी फर्टिलिटी औषधियाँ, यानी यहाँ पर इसको ड्रग्स कहते हैं वैसे, तो इसका फुल नेम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी एंटी फर्टिलिटी औषधियाँ। बहुत तेजी से बढ़ रही जनसंख्या इस समय मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। भविष्य को सुखमय बेहतर बनाने हेतु इसको सुलझाया जाना विश्व के लिए, विशेषतः अविकसित और विकासशील राष्ट्र जैसे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मानव जाति के पास बेहतर इनफर्टिलिटी औषधियाँ विकल्पों का होना अनिवार्य है। प्रजनन रोकने हेतु विभिन्न विधियाँ उपलब्ध है। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रजनन क्षमता को कंट्रोल करते हैं एंटी फर्टिलिटी औषधियाँ कहलाती है। विशेषतः बढ़ते कंट्रोल हेतु खाई जाने वाली गोलियां विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। इनमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं चाहे तो, परंतु ये आपके लिए टफ हो जाएगा, इतना आपको नहीं करना है। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो यहाँ पर प्रचलित है वो आपको लिख देना, ठीक है। इतना भी आप इसमें लिख देंगे तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। जितने अंक के हिसाब से उतना आपको यहाँ पर तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए अवाष्पशील विलेय का आणविक मोलर द्रव्यमान, या यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपको अणुभार भी पूछा जाता है। सब एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो आपके बाकी के चैप्टर्स जैसे आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो यहाँ पर है, उसके बाकी के आगे का जो है वो कट हो गया, ठीक है। तो ये वो नहीं पढ़ना है, ये आपको आएगा। लेकिन अवाष्पशील यहाँ पर एमबी की गणना आपको करने के लिए पूछा गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अणुभार। तो हम जानते हैं कि जब किसी विलायक में कोई अस्पशील विलेय मिलाया जाता है तब वाष्पदाब में अवनमन कितना होता है, तो अवनमन इतना होता है, ठीक है। पी ए यहाँ पर दिया गया है, पी नॉट ए। और उसके बाद में राउल्ट के अनुसार विलेय को विलायक में मिलाने पर वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। यदि Na और Nb क्रमशः विलायक व विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर Wa Wb हम ले रहे हैं क्रमशः विलायक व विलेय के भार द्रव्यमान, तथा Ma Mb क्या है, विलायक और विलेय के आणविक। याद रखिए विलेय और विलायक दोनों के अणुभार है। ये M को हम अणुभार यानी मास कहते हैं, मोलर यहाँ पर जिसको हम M से दर्शाते हैं। फिर इसका अपेक्षिक अवनमन X भी हम जिसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों में ही P डिग्री A है, फिर Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। आप जानते हैं कि Na इज इक्वल टू Nb इज इक्वल टू क्या होगा, तो Na में दोनों WA अपॉन Ma हो जाएगा, इसी प्रकार से Nb में WB अपॉन MB हो जाएगा सेम तरीके से। और इसको हम विलेय का मोल प्रभाज बोलेंगे तो XB हो जाएगा। XB को हम समीकरण नंबर 1 देंगे, यहाँ पर हम Na और Nb का मान रख देंगे, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। जैसे ही हमने मान रखा उसके बाद हम एलसीएम लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ नीचे MB है तो MB एलसीएम हो जाएगा, और WA प्लस WB। फिर इसको हम क्या करेंगे, भागित नाम गुणित या गुणित नाम भागित, अच्छे से जानते होंगे मेथड, तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इसकी तुलना कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है मेन फॉर्मूला उत्पन्न हो जाएगा, यानी MB का। ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर हैलोजन यौगिक, यहाँ पर अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके प्रकार से के साथ साथ आपको एक एक उदाहरण याद करना। मैं 3 उदाहरण बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो सरल लगे वो याद कीजिए। चलिए तो इंटर हैलोजन कंपाउंड यहाँ पर देखते हैं हम, हैलोजन कंपाउंड। तो दो विभिन्न हैलाइड के जो साथ में जो क्रिया होती है, तो दो विभिन्न हैलाइड के क्रिया करने पर बने संसंयोजक यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न हैलोजन के ऋण विद्युतता गुण में अंतर के कारण ये यौगिक बनते हैं। यह हैलोजन समूह में आने से ऊपर वाले हैलोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। अतः इनमें बड़े आकार व कम ऋण विद्युत वाला हैलोजन केंद्रीय परमाणु होता है, जो छोटे हैलोजन की विषम संख्या से जुड़ा रहता है।
तो ये अंतर हैलोजन यौगिक इसके प्रकार देखते हैं। इसके साथ ही आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और आपके पास अभी थोड़ा समय है, थोड़ा आपको गैप मिला है, तो इन क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश करें। बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चैनल पे बने रहना है, आपको सारे आंसर्स करेक्ट मिलेंगे, जितने भी आपको आंसर प्रोवाइड हो रहे हैं सारे नोट्स के तहत हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। तो आप चाहे तो एक एक प्रकार लिख सकते हैं पहले, उनके फिर उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले यहाँ पर इनके नाम लिखना चाहिए, उसके बाद एक उदाहरण देना चाहिए, तो परफेक्ट आंसर होगा। इसका संकेत हम एक्स एक्स या ए बी होता है, ठीक है। जैसे कि I2 प्लस BR2 यहाँ पर संकेत है 500 केल्विन की उपस्थिति में 2IBR हो जाएगा, या BR2 प्लस Cl2 2BrCl। ये भी बहुत सरल एग्जाम्पल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। पहला डाई अंतर हैलोजन यौगिक, पहला टेट्रा अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है, ये दूसरा प्रकार होगा। इसका संकेत हम AB3 लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 प्लस 3BR2 2IBR3। ये इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत सरल है, इतना टफ नहीं है, इसको आप एकदम सरल तरीके से, जितने अणु इधर रहते हैं उतने ही अणु इधर भी होना चाहिए। इसके बाद Cl2 प्लस 3F2 ये ClF3 या BrCl3, सब में BrCl3 भी याद कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हेक्सा, ठीक है, हेक्सा अंतर हैलोजन यौगिक। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 2 4 6 और 8 की संख्या चल रही है, तो याद करने की दिक्कत नहीं, 2 का टेबल याद रख लीजिए। तो डाई हो गया, टेट्रा हो गया, हेक्सा हो गया और ऑक्टा हो गया। और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको ये केमिस्ट्री की गिनती बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। तो इसमें AB 5 होता है, लेकिन याद रखिए हेक्सा है तो यहाँ पर 5 होगा, एक अंतर होता है। ऑक्टा है तो उसमें क्या होगा 7 होगा, एक कम रहता है, इतना भी नोट कर लीजिए तो जल्दी से याद हो जाएगा। जितना समझ के याद करोगे ना, याद करना आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। BrCl5 इसका हो गया, या फिर आपको जो भी इतने 3 उदाहरण करके केवल एक एक कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। फिर ऑक्टा में यहाँ पर AB7 इसका संकेत होता है, जैसे हमने हेक्सा में लिया तो यहाँ पर AB5 होगा, एक कम। और 4 में लिया टेट्रा में तो कितना होगा AB3 होगा, और डाई में लिया तो कितना होगा ओनली AB। तो ये संकेत यही रटा गया आपको, ठीक है, समझ में आ गए। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल जो भी आपको याद करना है 3 में से एक कर लीजिए, तो हो गए प्रकार। चलिए आगे देखते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो यह अभिक्रिया कितने पदों में होती? 2 पदों में संपन्न होती। कौन सी? SN1। नाम 1 है परंतु होंगी कितनी? 2 में। और यहाँ नाम 2 है परंतु होंगी कितने में? 1 में। तो अपोजिट चलेंगी मतलब। उसके बाद है इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ता है, जबकि इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में नहीं बढ़ता है, ज्यादा परंतु वेग बढ़ेगा कम। तो यहाँ पर हर चीज कम है। आयनिक होने के कारण यह तीव्र वेग से संपन्न होती है और ये मंद गति से संपन्न होती है। इनका वेग एक ही अभिकारक RX की सांद्रता पर निर्भर करता है। R यानी यहाँ पर एल्किल और X यानी हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड इसको कहेंगे, इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इनका वेग इसकी जो है RX के साथ साथ में किस पर? NU पर भी निर्भर करता है। तो दोनों यहाँ पर आएंगे, RX भी और NU भी। इनके कार्बोकेटायन के बनने के कारण पुनः व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होते हैं, और इनके कार्बोकेटायन न बनने के कारण पुनः व्यवस्थित उत्पाद नहीं बनते, यानी रिप्रोडक्शन इनका नहीं हो पाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए। आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से यदि करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको चैनल पे बहुत ही जल्द मिलेंगे। उसके पहले आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपको फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी प्रोवाइड करेंगे मैं अभी फिलहाल, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साबुन अपमार्जक में अंतर, 3-4 अंतर आपको याद होना चाहिए, 4 अंतर तो होना ही चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला अंतर साबुन अपमार्जक में, साबुन प्रायः उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक ये प्रायः लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं या होते हैं। इसके बाद है इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इनका अम्लीय विलयन उदासीन होता है, ठीक है। इनका जलीय विलयन होगा तो जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इसमें जलीय विलयन क्षारीय और उदासीन दोनों में अंतर होगा। यह कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते हैं, कपड़े इनसे साफ नहीं आते साबुन से। अपमार्जक या कठोर जल में भी क्या करते हैं? कपड़े साफ करते हैं, तो कठोर जल इन पे कार्य करता है। इसके बाद है साबुन कैसे होते? तेल युक्त होते हैं और ये तेल रहित होते हैं, मतलब इनमें तेल नहीं होता। उदाहरण सोडियम एस्टीरेट इसका उदाहरण है, और सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, ये इसका उदाहरण है किसका? अपमार्जक का। तो ये 4 प्रमुख अंतर, उदाहरण लिखना बिल्कुल भी ना भूले, ये एक ही में आएगा, तो उदाहरण तो लिखना ही लिखना है। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे, अपने फ्रेंड्सों के साथ। वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक भी कर दे। ओटी के लिए परेशान ना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जल्दी आपको महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प सब कुछ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।